दोस्तों नमस्कार। हमारा आज का विषय है ट्यूबरकुलोसिस, द होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट। चूंकि ट्यूबरकुलोसिस आज के दिन में एक चैलेंज है, यद्यपि कि गवर्नमेंट के लेवल पे ट्यूबरकुलोसिस एरेडिकेशन प्रोग्राम चलता रहा है, फिर भी ट्यूबरकुलोसिस एक चैलेंज के रूप में है। और आज हमारा प्रयास यही है कि हम उसको सरलतम भाषा में परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। अगर आज तक आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह है कि कृपया आप सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर श्रिया। तो सर, आज सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। सर, इसको आप बताएं। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट और होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट मतलब कितने अलग अलग हैं, इसको भी स्पष्ट करें सर। थैंक्स। आज जो हम जिस विषय को लेके चल रहे हैं, होम्योपैथी में हम जो रोग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए कि होम्योपैथी रोगी का इलाज करती है, रोग का नहीं। सबसे पहला बात। दूसरा, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के रूप में है और होम्योपैथी में ट्यूबरकुलर डायथेसिस के रूप में भी हम लेते हैं। ठीक है। यहां पर मैं सभी जो भी दर्शक गण हैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जिसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, साइन, सिम्टम, इंक्यूबेशन पीरियड और तमाम सारी बातें जो कहीं ना कहीं हमारे लिए सुपरफिशियल लेवल पे है, मैं उसमें विस्तार नहीं देने जा रहा हूं। यहां पे मैं जो विस्तार दूंगा वो होम्योपैथिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए दूंगा। यानी कि एक होम्योपैथ चिकित्सक के रूप में आप ट्यूबरकुलोसिस को कैसे देखें और कैसे ट्यूबरकुलोसिस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो होता है ट्यूबरकुलर डायथेसिस। और ये एक तरह से आनुवांशिक रोग के रूप में है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी ऑन करती है। इस पे मैं और कुछ कहने से पहले डॉक्टर नीलमणि घटक साहब, जो एक बहुत ही विद्वान होम्योपैथ चिकित्सक हुए, जिनकी तमाम पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है ट्यूबरकुलोसिस, जो बांग्ला भाषा में है। उस पुस्तक को जब मैं पढ़ रहा था तो एक उसमें जो उन्होंने डिफाइन करने का प्रयास किया है कि ट्यूबरकुलोसिस हम किसे कहते हैं और इसका प्रमुख क्या कारण है। तो वो कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस ऐसे व्यक्ति जिनके माता और पिता के द्वारा टर्शियरी स्टेज का सिफिलिस किसी न किसी रूप में कैरी किया गया, यानी कि ट्रांसमिट हुआ, उनके अंदर इन्फेक्शन लगा गलत कृत्य के कारण, तो वो टर्शियरी स्टेज का सिफिलिस जो फादर और मदर दोनों इन्फेक्टेड हैं, तो उसके कारण से सोरा के साथ वह ट्यूबरकुलर डायथेसिस डेवलप कर देता है एक्वायर्ड कॉज के रूप में। और
ऐसे माता पिता के द्वारा उत्पन्न संतान क्षय रोग से पीड़ित होता है, यानी उसको ट्यूबरकुलोसिस होती है, तो कहते हैं कि यह न्याय संगत बात तो हुई नहीं, और यह बात भी समझ में नहीं आई कि गलती माता पिता के द्वारा हुई, फिर संतान को इतना बड़ा दंड क्यों। उसको उन्होंने कहा कि यह भी प्रमुख बात नहीं है, क्योंकि ऐसे माता पिता के द्वारा वही संतान जन्म लेते हैं जो संतान पूर्व जन्म में इस तरह के कृत्य करके और वो टर्शियरी स्टेज के सिफिलिस को कैरी किए हुए रहते हैं। अर्थात तीनों के अपने अनुरूप दंड मिलता है, न कि माता पिता का दंड पुत्र को या पुत्र का दंड माता पिता को, और तीनों को एक दूसरे के कृत्यों का दंड मिल जाता है। ये है डॉक्टर घटक साहब का मत, और जिसके आधार पे हम इन चीजों को करते हैं। सर और हम ये जानना चाहेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस से आपका आशय क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको सर होम्योपैथिक वे में स्पष्ट करें। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस शब्द आने से अक्सर जो दिमाग में बात आती है वो बात आती है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस मैन एज ए होल प्रभावित करता है, कहीं न कहीं वाइटल फोर्स को भी प्रभावित करता है। और ट्यूबरकुलोसिस को अगर देखेंगे तो अगर आई में है तो आई ट्यूबरकुलोसिस है, इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइनल कॉट्स एब्डोमेन या इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है, बोन्स में भी होता है जिसको हम बोन ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे, चूंकि प्रोमिनेंट फिगर जो हम ट्यूबरकुलोसिस पे देखते हैं और पहले जो हमारे दिमाग में बात आती है वो आती है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, लेकिन ये अन्य प्रकार भी ये होते हैं, यहां तक कि स्किन में भी ट्यूबरकुलर स्किन होता है, नेल ट्यूबरकुलर नेल होते हैं, पैरानुचिया, यूनुचिया, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, ये तमाम सारी चीजें होती हैं और ये ट्यूबरकुलर के अंतर्गत इसके प्रकार के रूप में होते हैं। सर ट्यूबरकुलोसिस की चिकित्सा करते समय हमें मतलब कौन कौन सी क्या क्या सावधानी बरतनी और उनकी मतलब दवाई अगर मेडिसिन चूज करना हो तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतेंगे सर। सबसे पहले होम्योपैथी रोगी का इलाज करती है, रोग का नहीं। तो हमको ट्यूबरकुलोसिस एज ए डिजीज लेके नहीं चलनी है, हमको एज ए पेशेंट लेके चलना है, और पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पेशेंट का उसका एज क्या है, सेक्स क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, लाइफ स्टाइल कैसी है, डोमेस्टिक सिचुएशन कैसा है, सोशल बिहेवियर कैसा है, फूड हैबिट्स कैसे हैं, एपेटाइट के बारे में, थर्स्ट के बारे में, थर्मल रिलेशन क्या है, मोडालिटी क्या है, प्रेजेंट कंप्लेन क्या क्या है, उन सभी बातों को ध्यान में रख के ऑन द ग्राउंड ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम हम ट्यूबरकुलर पेशेंट को ट्रीट करते हैं। इसमें जो तमाम प्रोमिनेंट हमारी कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं हम उनका जिक्र करना चाहेंगे। उसमें आपको फेरम आर्स, आर्सेनिक आयोडाइड, नेट्रम आर्स, कैलकेरिया कार्प, ट्यूबरकुलिनम, बैसिलिनम, इवन ब्रायोनिया प्रभृत, ये तमाम ढेर सारी दवाएं हैं। हमको लक्षण समष्टि के आधार पर प्रकृत होम्योपैथ के रूप में दवा का चयन करना होता है। एक स्पेसिफिक दवा का नाम लेना बेईमानी हो जाएगी। तो ऐसे में जो ऑन द ग्राउंड ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलिमम हमें दवा का चयन करना होगा, और पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी और वाइटिलिटी का ध्यान जरूर रखना होगा
क्योंकि हमने पोटेंसी सिलेक्शन वीडियोस में जिक्र भी किया है कि आपको कोई गंभीरतम दवा न पड़ जाए जिससे कि पेशेंट को हानि हो। इवन सिचुएशन जिस तरह का रहता है, हेमाटिमेसिस है या हेमोप्टाइसिस है, तो वैसे में ब्रायनिया, फास्फोरस, हेमामेलिस और एलियम सटाइवा, जहां हेमाटिमेसिस का केस है वहां एलियम सटाइवा खास करके ट्यूबरकुलर पेशेंट के लिए बहुत ही वेल प्रूव्ड और बहुत ही अच्छी और कारगर दवा है। धन्यवाद सर। और आखिरी में हम सर ये जानना चाहेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस का मैनेजमेंट क्या है, उसे कैसे मैनेज करेंगे सर, ये बताएं। देखिए, ट्यूबरकुलर पेशेंट में अकॉर्डिंग टू पेशेंट, एक तो पथ्य कुपथ्य में हमने बड़ा अच्छे से अपने वीडियो में जिक्र किया हुआ है। अक्सर क्या होता है कि लोग एक धर्रे पे ही पथ्य और कुपथ्य बताने लगते हैं, ये खाइए, ये ना खाइए, ये खाइए। हमको अकॉर्डिंग टू पेशेंट यह बताना होगा कि किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, दवा और पेशेंट दोनों के को रिलेट करके। दूसरी बात कि न्यूट्रिटिव डाइट, प्रोटीन रिच प्रोटीन डाइट, इस तरह की चीजों का सेवन हमें कराना चाहिए जिससे कि पेशेंट की इम्यूनिटी बूस्ट हो, पेशेंट की वाइटलिटी स्ट्रांग हो और तेजी से पेशेंट इंप्रूव करे। और अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग मत है, लेकिन मेरे मत अनुसार अगर शुद्ध शाकाहारी भोजन कराया जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। वनस्पति इसके कि प्रोटीन के नाम पे नॉन वेज फूड्स को बहुत ज्यादा परोस दिया जाता है। आप गोट्स मिल्क का प्रयोग करा सकते हैं क्योंकि गोट्स को हम एज ए एंटी ट्यूबरकुलर देखते हैं, और यही वजह है कि पहले में एक परंपरा होती थी कि अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो उसके चारपाई के पाए में बकरी बांध दी जाती थी, क्योंकि बकरी के मूत्र का जो स्मेल है उससे, या बकरी का जो स्मेल है उससे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इरिटेट होती है। एक अमेरिका का शोध भी है कि हम भिन्न प्रकार के जो घड़ी घंट बजाते हैं, तमाम उन आवाजों से भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इरिटेट होती है और वो तेजी से डिटेरियोरेशन की ओर जाती है। और ऐसे में ट्यूबरकुलर पेशेंट को अगर हम ओम चैंटिंग कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं और भिन्न प्रकार के घंटों का आवाज देते हैं, घड़ी घंट जिसको बोलते हैं, मंदिरों में जो आरती के समय बजाया जाता है, तो वो ट्यूबरकुलर पेशेंट के लिए एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है। ये हमारे वैज्ञानिक अध्ययन भी हैं इस पर। धन्यवाद सर। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सर ने ट्यूबरकुलोसिस को बहुत नए तरीके से बताया, नए न्यू कॉन्सेप्ट से बताया है। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।